हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं जफर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड होल्ड्स इट्स ब्रेथ भाई, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज कमिंग। वाकई यार बहुत कमाल की वीडियो है मेजर साहब की। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ घंटों में ट्रंप जो है वो बन जाएगा द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ। जब ट्रंप एक्चुअली कुर्सी पर विराजमान होगा तब उसका क्या एटीट्यूड होगा और तब ये आदमी क्या करेगा। इसमें इतने बम मरवाने थे कि वहां पे कुछ नहीं बचता। वहां पे क्या हमास को वो मिला जो हमास चाहता था? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसराइल को भी पूरी तरीके से वो नहीं मिला जो इसराइल चाहता था। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम है और वो गेम मैं आपको बताऊंगा। ये लड़ाई अब ओवर्ट डोमेन से कोवर्ट डोमेन में चली गई। बीच में बनता कौन है? अगर सीरिया गिर गया तो बीच में कौन बन के बैठा हुआ है? ऐसा थोड़ा होगा कि कुछ भी नहीं है और सामने आके इजरायली आर्मी खड़ी हो गई। चाइना और अमेरिका का रिश्ता कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। चीन और यूएस की जो लड़ाई है दोस्तों, वर्चस्व की लड़ाई है कि कौन दुनिया का सोल सुपर पावर बनेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। पूरी दुनिया एक ही बात कर रही है। आज ट्रंप शपथ लेंगे और बन जाएंगे 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों, ट्रंप के शपथ लेने से पहले ही इतनी हलचल हो गई, इतने भूचाल आ गए हैं कि लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि जब ट्रंप एक्चुअली कुर्सी पर विराजमान होगा तब उसका क्या एटीट्यूड होगा और तब यह आदमी क्या करेगा। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। यह बात हम पहले भी टीसीडी हिंदी में कर चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि 20 तारीख को मैं कुर्सी पर बैठूंगा और अगर 20 तारीख से पहले पहले इजराइल और हमास का युद्ध खत्म नहीं हुआ तो मैं आग लगा दूंगा पूरे इलाके में। सब लोगों को पता है कि ट्रंप जो कहता है वो करता है। आग लगाना मतलब क्या? आग लगाना मतलब यह कि जो गाजा अभी फ्लैटन हो गया है वहां पे एक होल हो जाता और जमीन में। इसमें इतने बम मरवाने थे कि वहां पे कुछ नहीं बचता वहां पे। तो दोस्तों, अब हमास ने बोल दिया। अच्छा, बेंजामिन नेतन्याहू भी कोशिश कर रहे थे। जाहिर सी बात है, जब डिप्लोमेसी होती है, जब नेगोशिएशन की बात होती है, पीपल वांट टू नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। यहां पे मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं। मैं एक एक करके टॉपिक्स कवर करूंगा और सारे के सारे ट्रंप के इनॉग्रेशन से संबंधित हैं। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी हम बात करते हैं कॉम्प्रोमाइज की, कॉम्प्रोमाइज का एक उसूल है कि दोनों पार्टीज को वो नहीं मिलता जो वो ओरिजिनली चाहते थे। क्या हमास को वो मिला जो हमास चाहता था? बिल्कुल नहीं। क्या इजराइल को वो मिला जो इजराइल चाहता था? आई डोंट थिंक सो। कुछ हद तक इजराइल को मिला है, लेकिन इजराइल को भी पूरी तरीके से वो नहीं मिला जो इजराइल चाहता था। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम है और वो गेम मैं आपको बताऊंगा। मैंने हिंट कई बार दे चुका हूं और डायरेक्टली मैं मैप पे भी समझा चुका हूं। अब मैं आपको क्लियर कट बताता हूं, क्योंकि आज की तारीख में ट्रंप, आई थिंक इट इज अराउंड 10:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, रात के 10:30 बजे ट्रंप शपथ लेंगे। देखिए दोस्तों, स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है, 7 अक्टूबर को हमास अटैक करता है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। 7 अक्टूबर को अटैक करता है हमास। मार काट दुनिया भर की, आपको पता है 1500 बंदे मार दिए, 250 लोग हॉस्टेजेस ले गया। ये सारा का सारा करता है। इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है और जो हमास चाहता है कि जब इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा तो 8-10 दिन के अंदर पूरी दुनिया प्रेशर डालेगी, जैसा पहले होता आया है। इजराइल पर प्रेशर डालेगी और फिर हम लोग आराम से बैठ के होस्टेजेस का नेगोशिएशन करेंगे। हम कहेंगे हमारे पास 250 बंदे हैं तुम्हारे, अब तुम ये भी करो ये भी करो। अच्छा, वो कुछ होता नहीं है। ऊपर से ये होता है कि हमास की पूरी टॉप लीडरशिप वाइप आउट हो जाती है। बीच में जब उनको लगता है कि युद्ध वैसे नहीं जा रहा जैसे हम चाहते थे, तो ये फोन करते हैं ईरान, और ईरान हिजबुल्लाह को कहता है, जो कि एक शिया ऑर्गेनाइजेशन है, उससे कहता है कि तुम जंग में कूद जाओ। हिजबुल्लाह कूदता है जंग में। जब हिजबुल्लाह जंग में कूदता है तो लेबनान को भी इजरायली एयरफोर्स अच्छी तरीके से तोड़ देती है और नॉर्दर्न इजराइल का जो बॉर्डर है लेबनान के साथ, उसको पार करके उसके टैंक्स अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। यह सारी की सारी स्टोरी आपको पता है। लेकिन दोस्तों, मैं आज भी कह रहा हूं, जो अमेरिका और इजराइल चाहते हैं वो ये नहीं है। सीज फायर इज ओनली अ स्मॉल अटेम्प्ट। It's
इट्स ओनली ए स्मॉल अटेम्प्ट। मैं आपको बता रहा हूं सीज फायर से क्या होगा। अगर किसी को यह गलत फहमी है कि हमास दोबारा से बन जाएगा, आई डोंट थिंक सो। यह लड़ाई अब ओवर्ट डोमेन से कोवर्ट डोमेन में चली गई है। क्या ये पहले कोवर्ट डोमेन में नहीं थी? बिल्कुल थी, लेकिन अब ये मेजरली कोवर्ट डोमेन में चली गई है। अब क्या होगा आगे चल के, ये मैं आपको आज बताता हूं। और वहां पे ट्रंप विराजमान हो रहा है कुर्सी पे, ठीक है, और यहां पे कोवर्ट डोमेन पे इजराइल लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल को यह बात पता है कि अगर इन्होंने खुली छूट दे दी हमास को, तो हमास इनके सर पे बैठ के नाचेगा और दोबारा ईरान से फंडिंग लेके फिर से अपने काडर को तैयार करेगा और फिर से इजराइल के ऊपर हमला करेगा। ये इजराइल इस बात से भली भांति परिचित है। अब इजराइल ये कर रहा है दोस्तों कि जो इसकी मिडिल लेवल और लोअर लेवल की लीडरशिप है उसको खत्म कर रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो एयर स्ट्राइक से नहीं मारे गए, वो कहीं दूर छुपे हैं कहीं पे। कुछ लोग ऐसा है कि देश के बाहर हैं, हो सकता है कुछ लोग सीरिया चले गए हों, हो सकता है कुछ लोग लेबनान चले गए हों, लेकिन उनके पीछे अपने बंदे छोड़ के उनको किसी भी तरीके से नस्ते नाबूद करना, उनको समाप्त करना, ये इजराइल की पॉलिसी नियर टर्म में है। वहां पे हिजबुल्लाह को काफी हद तक बर्बाद कर चुका है इजराइल, काफी हद तक। और जब से नसरल्लाह को मारा है उसने, तब से हिजबुल्लाह को बहुत दिल में चोट, बिकॉज ही वॉज नॉट जस्ट द लीडर, ही वॉज ऑल्सो द आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड ऑफ द हिजबुल्लाह। उसको खत्म कर दिया और यह खत्म करने का सिलसिला चलेगा। सीज फायर मतलब क्या है? व्हाट इज सीज फायर? सीज फायर का सिर्फ यह मतलब है कि हां, हम जहाज से तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन सादी वर्दी में जाके कोई गाड़ी में बम लगा दे, सादी वर्दी में जाके कोई पिस्टल से किसी को मारे, इस पर रोक नहीं। और ये कोवर्ट वॉर्स मिडिल ईस्ट का एक खास कैरेक्टर रहे हैं और इसमें इजराइल सबसे सरफहरिस्त है। इट इज अहेड इन दिस रेस, इजराइल करवाता है। दूसरे लेवल पे ये क्यों करवाना चाहता है बात, आपको पता है सीरिया के साथ क्या हुआ है। यू आर वेल अवेयर कि जुलानी पावर में आ गया, और आपको यह भी पता है कि किस तरीके से एर्दोगान का इसमें हाथ था। एर्दोगान ने आलम इस्लाम को धोखा दे दिया, क्योंकि आलम इस्लाम यह चाहता था कि यहूदियों को मार दिया जाए, और सीरिया एक बहुत बड़ा स्टेजिंग पॉइंट था ईरान के लिए। भाई, सीरिया और इजराइल का बॉर्डर लगा हुआ है, यानी कि अगर आपको हथियार भेजने हैं ईरान से, तो हथियार उड़ के तो जाएंगे नहीं, अमेज़न पे तो आप ऑर्डर करेंगे नहीं साहब हथियार तो किसी लैंड रूट या एयर रूट से जाएंगे, और वो रूट था सीरिया। यानी कि ईरान, इराक, सीरिया, इजराइल, बीच में से कैंची चला दी इजराइल ने। अब वो कैंची चल गई है, गोलान हाइट्स पे कब्जा हो गया है, और जुलानी वहां पे बैठा हुआ है। वहां पे तुर्की के लोग बैठे हुए हैं, और लोग भूल जाते हैं कि तुर्की नेटो का मेंबर है। मुस्लिम कंट्रीज खासतौर से ये भूल जाती हैं कि जो तुर्की है, इट इज अ नेटो मेंबर, और तुर्की के ऊपर प्रेशर है। एर्दोगान स्पीचेस में कुछ भी बोले आपको कि मैं ये कर दूंगा, मैं घोड़े पे बैठ के जाऊंगा, मैं जिहाद लड़ूंगा, ये सब फ्रॉड बातें हैं, ये दोगली बातें हैं, ये 420 की बातें हैं। उसने ऐसा कुछ नहीं करना। उसको भी अपने गोरे आकाओं को अपनी शक्ल दिखानी है, पैसा वहीं से आता है उसके पास, ठीक है जी। दूसरी तरफ रूस और ईरान सीरिया से गायब, और अब आते हैं बीच में कुर्द। कुर्दों की और तुर्क जो साम्राज्य है, या मैं साम्राज्य क्यों कह रहा हूं इसको, इसलिए क्योंकि यही चाहता है एक्चुअली एर्दोगान, ऑटोमन एम्पायर पे ले जाना, इसलिए मैं ये शब्द साम्राज्य इस्तेमाल कर रहा हूं। उनकी खटपट है, उनकी खटपट इसलिए है क्योंकि जो कुर्द हैं, दे वांट इंडिपेंडेंस, और इनके हीरोज भी नहीं है एक जैसे। दोनों मुस्लिम्स हैं, लेकिन इनके हीरोज अलग हैं। ये जिनको अपना हीरो मानते हैं उनका विलन है, जिनको विलन मानते हैं उनका हीरो है। यह चक्कर है इनका। अब दोस्तों, दूसरे लेवल पे बीच में बनता कौन है? अगर सीरिया गिर गया तो बीच में कौन बन के बैठा हुआ है? इराक। और इराक में ऐसी कोई खास मजबूत हुकूमत नहीं है। वो दिन चले गए जब सद्दाम हुसैन की फौजें हुआ करती थी। अब तो सद्दाम भी जमीन के नीचे है। वहां पे मामला ऐसे ही है। तो क्या करेगा ईरान? ईरान जो अपने प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह, हमास, अगर हम ये मानते हैं चले गए, और हम ये कहते हैं कि हूथी चुपचाप बैठे हुए हैं क्योंकि उनको लगता है कि साउथ यमन में बैठ के उनको मार पड़ेगी, तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप पे दोस्तों ये होगा कि जो ईरान है वो धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ाएगा इराक पे, क्योंकि ईरान ये चाहता है कि यहूदियों और यूएस की फोर्सेस के बीच में एक बफर का इलाका तो होना चाहिए यार। ऐसा थोड़ा ना होगा कि कुछ भी नहीं है और सामने आके इजरायली आर्मी खड़ी हो गई। देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, ईरान की आर्मी के बारे में, जो इनके रिपब्लिकन गार्ड्स हैं, इनकी बड़ी जो फौजों के बारे में बात करते हैं, देखिए
औरत हिजाब ना पहने और आप उस पर जुल्म करें, ये तो आप कर सकते हैं। और इसमें ईरानी पुलिस और ईरानी फौज बहुत आगे है कि औरतों ने हिजाब नहीं पहना तो आपने मार मार के कोई कोमा में चला गया, आपने किसी को मारा, उसकी हत्या कर दी, आपने उसको डिसअपियर करवा दिया, डेमोन्स्ट्रेटर्स, ये सब में ईरानी फौज बड़ी तेज है। लेकिन जब सामने प्रोफेशनल आर्मी आती है ना, तो फिर मामला इनका, ये सब कहने को जिहाद कर देंगे, कहने को यहूदियों को मार देंगे, कहने को हम तेल अवीव पे चढ़ बैठेंगे, कहने को हम चले जाएंगे जेरूसलम और वहां पे अपना परचम लहरा देंगे, ये सब कहने की बातें हैं। ऑन ग्राउंड देयर एफिकेसी इज जीरो। हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके पास, वो टेक्नोलॉजी है उनके पास, कुछ रूस ने दी, कुछ चीन ने दी, कोई यहां से लाए, कुछ वहां से लाए, कुछ उनके खुद के साइंटिस्ट हैं जो कि काफी हद तक इजराइल ने मार दी हैं। लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी, अगर लैंड वॉर होता है, अगर लैंड वॉर होता है, जमीनी लड़ाई होती है, तो भाई साहब ईरान इज ओवर। साथ में यूएस खड़ा हुआ और नेक्स्ट स्टेज यही है कि तेहरान में तख्ता पलट करना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका पहला स्टेप है सीज फायर। क्योंकि सीज फायर में क्या होगा, देखिए 60, 65, 70 अरब डॉलर इजराइल ने खर्च कर दिए, ये बात आप जानते हैं, मोटा पैसा खर्च कर दिया। अब इजराइल क्या करने वाला है कि अपने लॉसेस रिकू करेगा। उसको अमेरिका से फंडिंग चाहिए, उसको यहां से फंडिंग चाहिए, वहां से फंडिंग चाहिए, और पूरे मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व बैठाएगा। लेकिन उसको बैठाने के लिए उसको सबसे पहले चाहिए माइनस ईरान। और वो माइनस ईरान 2025 में वो लोग पाएंगे, और यही काम करवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आया है। आप ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा, ये काम होने वाला है। इसमें एक बहुत बड़ा रोल, अहम रोल प्ले करेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और पाकिस्तान का किरदार दोस्तों वही होगा जो मीर जाफर का था। जिसने इतिहास पढ़ा है, जिसने तारीख पढ़ी, वो जानता है मीर जाफर, पाकिस्तान विल बिट्रे ईरान। ये मैं आज, ये जो वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है पाकिस्तान को, जो वर्ल्ड बैंक लगातार बोल रहा है कि साहब 20 अरब, ये क्यों दे रहा है, उसको क्या लेने देना। पाकिस्तानी सोचते हैं कि उनका अधिकार है, उनका हक है। हक नहीं होता, बिना मतलब, देयर इज नथिंग कॉल्ड अ फ्री लंच। आपको क्या लगता है आईएमएफ ने इतना पैसा दिया बिना मतलब के दिया? ये दुनिया मतलबी है बॉस, ये दुनिया मतलबी है। बिना मतलब के दुआ सलाम नहीं होती यहां पे। और पाकिस्तानी इस खुशी में है कि 20 अरब डॉलर आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? तुम्हारी रूह, तुम्हारी आत्मा खरीदी जा रही है, और गोरा तुम्हारी रूह और तुम्हारी आत्मा खरीद रहा है, और तुम लोग खुशी खुशी बेच रहे हो। अच्छा दोस्तों, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, वहां पे हम ये देख रहे हैं कि अंबानीज, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी वहां पे पहुंच गए हैं। जो लोग कह रहे थे कि साहब, और काफी भारत के यूट्यूबर्स थे, ज्ञान का जो गौमुख है वो तो यही लोग हैं, भारत के यूट्यूबर। तो इन लोगों का ये था कि भाई, और काफी पॉलिटिकल जो नेता थे जो मोदी जी को पसंद नहीं करते, कि साहब जयशंकर साहब वहां पे भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे बॉस को बुला दो किसी तरीके से, लेकिन ट्रंप उनको मुंह नहीं लगा रहा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अब आपने खबर पढ़ ली होगी कि डॉक्टर जयशंकर कर कह रहे थे वहां पे, अब आपको पता लग गया होगा। वहां पे दोस्तों हो रही है क्वाड की मीटिंग, और ये जो फॉरेन मिनिस्टर का भारत का जाना है, जो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं गए, ओ भाई जापान का भी नहीं गया प्राइम मिनिस्टर यार, ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं गया, और ये लोग जाएंगे इनॉग्रेशन होते ही। जो इनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनके साथ इनकी मीटिंग है, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द इनॉग्रेशन। अनऑफिशियल मीटिंग इनकी हो चुकी है। आप समझ गए? इसेंशियली भारत का जो 3 कंपनीज थी हमारी, जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, जो न्यूक्लियर में डील करती थी, उनसे पाबंदी हटी है, नंबर 1। नंबर 2, क्वाड की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है फॉरेन मिनिस्टर्स की, राइट। अब आप देखिए, बुलाया तो ट्रंप ने शी जिनपिंग को था, उसने पर्सनली इनवाइट करा शी जिनपिंग को। शी जिनपिंग तो नहीं गया ना। समझिए, देखिए मैं एक बात बताऊं दोस्तों, थोड़ा सा कभी कभी जब हम देश की बात करते हैं ना, जब हम इस मिट्टी की बात करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है, खासतौर से पॉलिटिकल जो कमेंटेटर्स हैं, जो हमारे यूट्यूब पे, टेलीविजन पे राजनीति की बात करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मुझे तो नॉलेज है नहीं राजनीति की, मैं खुल के बोल रहा हूं, मुझे इतनी समझ नहीं है राजनीति की कि मैं आप लोगों को आपका काम सिखाऊं। यू आर फार मोर क्वालिफाइड देन आई एम। बट जिंदगी, मुझे लगता है कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, दुनिया इससे बड़ी है थोड़ी सी। और मुझे लगता है कि दुनिया को यही ऐनक पहन के देखना कि वो उस पार्टी का था, उसने क्या बोल दिया। द वर्ल्ड डज नॉट थिंक लाइक दैट। द वर्ल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर पार्टीज, इट्स नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, आपकी ऑडियंस इंटरेस्टेड होगी,
होना भी चाहिए भाई, देश की पॉलिटिक्स है, होना भी चाहिए। आप इस पे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, आप कैसे भी हों, जो भी काम कर रहे हो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये कहना कि डॉक्टर जयशंकर वहां पे गए थे अपने बॉस के लिए भी, ऐसा नहीं है। अब धीरे धीरे पता लगा, ये वही लोग थे जिन्होंने बोला था हिंडनबर्ग। ये मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि आप खुश कैसे हो सकते हैं। एक विदेश में बैठा गोरा आपके देश के इतने बड़े उद्योगपति का नुकसान करता है और यहां पे लोग खुशी मना रहे हैं कि जैसे पता नहीं दिवाली आ गई। क्यों ऐसा मना रहे हैं खुशी? इसलिए खुशी मना रहे हैं क्योंकि इन्होंने उस चीज को भी भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इस लेंस से देखा, ये वाला ऐनक पहन के देखा, इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता। आज की तारीख में वही लोग चुप हैं, वही पॉलिटिकल लीडर्स, वही यूट्यूब के कमेंटेटर्स, वही मीडिया के कमेंटेटर्स चुप हैं। और अमेरिका में क्या चल रहा है हिंडनबर्ग को लेकर दोस्तों? फिर वही बात है कि ट्रंप आज शपथ लेने वाला, वही स्टोरी सुना रहा हूं मैं आपको। आज की तारीख में अमेरिका में लोग क्या बोल रहे हैं कि यार सुनो, तुमने अपनी कंपनी बंद कर दी, वो तो बहुत बढ़िया है, तुम्हारी कंपनी है, तुम बंद करो खोलो, इट डज नॉट मैटर। अब एक बात बताओ बेटा, तुमने झूठ क्यों बोला था? ये अमेरिकन कह रहे हैं, ये कोई अडानी अंबानी नहीं कह रहा, ये मोदी जी नहीं कह रहे, अमेरिकन कह रहे हैं कि आजा बेटा खोपचे में, आजा जरा, तूने जो बकवास करी है हम जरा देखते हैं तेरे को अभी, आजा। आज की तारीख में बाप बाप करके भाग रहा है वो हिंडनबर्ग का मालिक। लेकिन हमारे देश में क्या है कि हम लोग पॉलिटिकली इतना ज्यादा फर्क आ गया है लोगों में कि कहते हैं नहीं साहब अडानी गुजरात का है, मोदी जी गुजरात के हैं। ये क्या लॉजिक है यार? मुझे इसका लॉजिक ही समझ में नहीं आया आज तक। लाखों भारत के परिवार जो हैं, उनमें से कोई एक मेंबर है वो अडानी ग्रुप के लिए काम करता है, वो इंडियन है। इसके पहले कि हिंडनबर्ग ने ये रिपोर्ट जारी करी, जो कि फ्रॉड रिपोर्ट बाद में पता लगी इसलिए उसने कंपनी बंद कर दी, राइट? इसके पहले किसी ने हिंडनबर्ग का नाम नहीं सुना था भारत में। इक्के दुक्के होंगे जो उस फील्ड के होंगे, वरना मैंने तो नहीं सुना था। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, आई नेवर हर्ड ऑफ हिंडनबर्ग बिफोर इन माय लाइफ। जिसका नाम नहीं सुना, कोई रैंडम गोरा 8-10 हजार किलोमीटर दूर बैठे बैठे एक रिपोर्ट देता है किसी भारतवासी के बारे में, राइट? एक रैंडम रिपोर्ट जिसका कोई बेसिस नहीं है। अगर आप किसी के बारे में रिपोर्ट मेरे बारे में लिख रहे हैं, कम से कम मुझसे तो बात करेंगे कि साहब मैं आप पे ये लांछन लगाना चाह रहा हूं, मैं आप पे इल्जाम लगाना चाह रहा हूं, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहता हूं, क्या ये सही है, आप क्या कहना चाहते हैं। 150 अरब से ज्यादा नुकसान पहुंचा। लोग कहते हैं कि नुकसान अदानी का नहीं पहुंचा, इस स्टॉक मार्केट में शेयर्स की वैल्यू नीचे गई। आम हिंदुस्तानी का नुकसान, और आम हिंदुस्तानी का नुकसान हुआ जिसने अदानी पे पैसा लगाया था, अदानी की शेयर्स पे पैसा लगाया था, उनकी बर्बादी का जश्न यहां पे कुछ लोग मना रहे हैं। मुझे इनका लॉजिक समझ में नहीं आया। आपकी अडानी के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन कोई रैंडम गोरा बाहर से बैठ के, अरे गोरा काला नीला पीला डज नॉट मैटर, द कलर डज नॉट मैटर, कोई रैंडम फॉरेनर कुछ भी बोलता है और आप लोग ऐसे चढ़ जाते हैं कि हाँ आपसे पूछ के ही रिपोर्ट बनाई थी और आपको सब पता है। जब झूठे साबित हो गए तो चुप, अब कोई इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा। अब हिंडनबर्ग के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। नोबडी इज विलिंग टू टॉक अबाउट हिंडनबर्ग, पीपल हैव फॉरगॉटन। वो कह रहा है साहब मैंने कंपनी बंद कर दी, लोग बात ही नहीं कर रहे। वहां पे अमेरिकन कांग्रेसमैन और सेनेटर्स ये कह रहे हैं कि इसको घसीट के लाओ, जरा हम सुनना चाहते हैं इसने करा क्या, इसके कांड जरा इसको जरा हिसाब किताब तो करें। भारत में सन्नाटा। वो बड़े बड़े यूट्यूबर जो रोज शाम को खड़े होके अपने लोगों को समझाते थे कि ये देखो अडानी कितना बुरा है, अब तो अमेरिका से भी खबर आ गई, अब वो लोग चुप है, अब कुछ और बात कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगले 100 दिन में ट्रंप चीन भी आएंगे और भारत भी आएंगे। अब ये क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये इसी कारण से कर रहे हैं जिस कारण से उन्होंने शी जिनपिंग को अपने इनॉग्रेशन में बुलाया था कि भाई चीन के साथ एक बार रिश्ते ठीक हो जाएं, अगर होते हैं तो ठीक है। और वहां पे इंडिया आना एक बैलेंसिंग एक्ट होगी, क्योंकि अमेरिका अब से नहीं, इवन ड्यूरिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका बात कर रहा था चाइना +1 की, और वो +1 इंडिया है। दैट +1 इज इंडिया, कि व्हाट इज द अल्टरनेट टू चाइना। अब मैं एक बात बता दूं, और ये बात मैं कौन होता हूं बताने वाला, ये तो अमेरिका में सब लोग जानते हैं कि चाइना और अमेरिका का रिश्ता कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। ट्रंप 10 बार चले जाए, शी जिनपिंग 10 बार आ जाए, क्योंकि एट द कोर ये लोग चाहते क्या है, व्हाट डू दे वांट? एट द कोर ये एक वर्चस्व की लड़ाई है, आप पहले ही समझ लीजिए।
चीन और यूएस की जो लड़ाई है दोस्तों, वर्चस्व की लड़ाई है कि कौन दुनिया का सोल सुपर पावर बनेगा, ये इसकी लड़ाई है। जितने दुनिया भर में एसेट्स हैं, जितनी मिनरल वेल्थ है, रिसोर्सेज हैं, ऑयल है, गैस है, ट्रेड है, ये सब उसकी लड़ाई है। आपको क्यों लगता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्यों निकाला चाइना ने? चाइना क्यों गरीब अफ्रीकन देशों और एशियन देशों को लोन दे रहा है? क्यों उनको अपनी जेबों में डाल रहा है? क्यों उसने पाकिस्तान को गुलाम बना रखा है? क्यों उसने एक हद तक श्रीलंका को गुलाम बना रखा है? क्यों उसने मालदीव्स को गुलाम बना रखा है? ये क्यों है? ये लड़ाई वर्चस्व की है। चाइना डज नॉट वॉन्ट एनीथिंग बैड फॉर पाकिस्तान और फॉर मालदीव्स और फॉर श्रीलंका। इट इज यूजिंग दी स्मॉल लिटिल। कभी भी देखना चाइना की हरकत हर समय छोटे देश में होगी। उसकी 3 चीजें होंगी जहां पे चाइना एक्टिव होता है। जिस देश में, उस देश की 3 चीजें आप नोट करिएगा। सबसे पहले, साइज में छोटा देश, ज्योग्राफिकली स्मॉल। उसकी पॉपुलेशन ऊपर नीचे हो सकती है, इट शुड बी ज्योग्राफिकली स्मॉल, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होना जरूरी है, 24 घंटे राजनीतिक उथल पुथल। तीसरी चीज, करप्ट एलिट। जहां पे ये 3 चीजें हो गई, वहां पे आपको चाइना मिलेगा। भारत में क्यों नहीं कर पा रहा कुछ? क्योंकि पॉपुलेशन वाइज इंडिया इज बिगर देन चाइना। तो दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, कुछ घंटे बाकी हैं, राइट? कुछ घंटों में ट्रंप जो है वो बन जाएगा द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ। और फिर आप देखिएगा वो क्या करता है। ट्रंप को पता है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन लॉ, नो पर्सन कैन बिकम द प्रेसिडेंट फॉर द 3rd टाइम। आप सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, तीसरी बार आप नहीं बन सकते। ट्रंप के पास 4 साल है, और वो 4 साल होते हैं कल से शुरू। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वाकई यार सही बात है। एक कमाल की वीडियो थी आज, एक बड़ी वीडियो थी, क्योंकि एक ट्रम्प साहब भाई अब एक शपथ ले ली होगी उन्होंने, और आगे उनके जो एक प्लान है और जो वो एक करना चाहते हैं वो काफ़ी एक कमाल का होगा। ये तो आगे आप देख कर एक पता चलेगा। लेकिन जो उन्होंने एक किया था ना कि एक मेरे एक पावर से आने से पहले एक हमास और इसराइल, ये चीज़ें साफ देखना सीज़ फायर में एक तब्दील होनी चाहिए, और दोनों ने इस चीज़ को एग्री किया। और फिर भाई उन्होंने मतलब कि एक पीस हुआ, पीस तो नहीं बोल सकते लेकिन एक सीज़ फायर ज़रूर हो गया। उसमें उन्होंने एक जो हॉस्टेज एक पकड़े हुए थे हमास ने, वो भाई एक सारे उन्होंने वापस कर दिए। लेकिन यहाँ तक देखा जाए ना तो एक इसराइल उस चीज़ तक नहीं पहुँच सका जहाँ जो चीज़ वो एक चाहते थे, और जो ये इधर हमास से चाहते थे वो इनको नहीं मिली। ये तो बस एक अब उथल मुथल एक मची हुई है, और इनके पास एक कुछ भी नहीं है। लेकिन आगे जो एक नेक्स्ट प्लानिंग होगी ना, वो काफ़ी एक आपको हैरत करेगी, क्योंकि एक द ग्रेटर इसराइल मैप वगैरह और ये सारी चीज़ें, ये सारा उसमें सऊदी अरेबिया और सारी मतलब कि एक जगह एक आती है। तो वो नेक्स्ट इस पर एक प्लान ज़रूर बनेगा, क्योंकि इधर जो सबसे बड़ा पॉइंट था ना वो एक सीरिया था। सीरिया एक ऐसा है कि उधर एक गेम चेंजर है, मतलब कि अगर वो कंट्री में इसराइल और एक अमेरिका की एक इतनी एक चीज़ें आ जाती है, इनका एक बंदे आ जाते हैं, तो भाई वो एक ईरान तक पहुंच सकते हैं, मतलब कि उनका एक इस एरिया में सारा उनका एक कंट्रोल आ सकता है। तो एक सीरिया भी अब एकदम एक समझ लेके एक इसराइल और अमेरिका के एक अंडर ही है, जहाँ पर वो एक हुकूमत है या अभी के लोग आए हैं ना, वो सब इनके ही मतलब कि एक पीछे से इनकी सपोर्ट है। आगे अब जो एक मामला होगा ना एक ईरान का, ईरान के लिए बहुत ख़तरनाक दिन आने वाले हैं, क्योंकि अभी जो ईरान ने किया है, अभी तो इसराइल ने एक मतलब कि नहीं जवाब दिया, लेकिन इसके आगे जवाब बहुत एक ख़तरनाक होंगे, क्योंकि अब चीज़ें एक तब्दील होगी। इसमें पाकिस्तान भी एक मुलव्वस होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक ईरान का मतलब कि इधर एक एयरफोर्स का एक आया हुआ है पूरा एक मतलब कि उनका बैच एक बड़ा। तो ये एक्टिविटी एक अब इधर तो एक हो रही है, लेकिन ट्रंप का भाई एक बहुत होगा एक ये मतलब कि करदार होगा बिल्कुल यार, एक अच्छा भी होगा बुरा भी। हाँ बिल्कुल, एक काफ़ी देर से हम यही चीज़ देख रहे हैं कि ट्रंप की आने की जो एक न्यूज़ है ना, मतलब हर एक के मुंह में यही था कि वो जब आएंगे ना बहुत हद तक एक पूरे वर्ल्ड में एक चेंजिंग आएगी। और इसमें कोई शक नहीं है
कि अभी उन्होंने आई हैं, आने वाले हैं, और उससे पहले काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हो चुकी है। और उसमें सबसे बड़ी जो एक वार चल रही है ना एक पूरी दुनिया में, वो यही है कि भाई एक रशिया यूक्रेन और इधर एक हमास और इजराइल वाली चल रही थी, जिसमें से एक उनका पहला टारगेट यही था कि उन्होंने बोला था कि ये जल्दी से ख़त्म होनी चाहिए। वो तो भाई एक सीज़ फायर हो गया। वो आगे जैसे मेजर साहब ने बोला है कि आगे वो भाई बंदे घुस के मारना, किसी को मारना, वो तो भाई एक शुरू से चलता आ रहा है और उसको रोकना कोई आसान नहीं, क्योंकि उसमें ये नहीं पता चलता कि कौन क्या कर रहा है, इसीलिए वो एक कंटिन्यू रहेगा। और एक उनकी जो एक अब की स्पीच है ट्रम्प की, उन्होंने में उसमें यही बोला है कि सब जितने भी है आराम से रहें, एक सुकून से रहें। और उसमें उन्होंने ये बोला है कि जल्दी से जल्दी जो एक रशिया यूक्रेन वार है ना, वो बहुत एक जल्दी रुक जाएगी। ये उन्होंने बोला है कि ये भी एक सीज़ फायर होगा। मतलब यही चीज़ें हैं कि वो एक वार को रुकवाना या एक सीज़ फायर करवाना, ये एक अच्छा है, क्योंकि भाई ये भी एक वार पता नहीं कितने सालों से चल रही है, रशिया यूक्रेन वार, और इसमें बहुत ज़्यादा एक नुकसान हो रहा है। कितने हर साल से चल रही है, एक साल ही अभी हुआ है यार, एक उससे साल भी तो कम भाई ही। इसको हो गया। दूसरी जो अभी ये नहीं, खत्म 2-3 हुई है, साल हो गए। 3 साल तो हो गए, तब से तो वो भाई लगे हुए हैं। लेकिन ये कि आप देखो आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। नहीं, ये चल रही है 2019 से 19 हाँ, ये 19 काम तो के, नहीं है भाई, 5 साल। हाँ 19 से ये चल रही है, या 20 के स्टार्ट में, क्योंकि हमें याद है कि फरवरी का महीना था जब इमरान खान साहब भाई पहले चाइना गए थे, वहाँ पे ओलंपिक्स हो रही थी, वहाँ से फिर सीधा चले गए थे रशिया। हाँ। जब रशिया पहुँचे हैं तो तब भी 5 साल हो गए। 5 साल नहीं, 5 साल की बात नहीं है, हाँ इतने हो गए यार। 5-6 साल हो रशिया गए हैं। यूक्रेन वार। हाँ या 20 की 2021। बात है, 20-21 की बात है। हाँ चलो 22 कर लें यार, हाँ चलो आगे छोड़ो। 23 कर ले, 24 कर ले। अच्छा यार, चलो, मुझे बात महीना तो याद है, हो रही है। महीना कंफर्म याद है कि एक मार्च के स्टार्ट में ये कहीं स्टार्ट हुई है शायद, अभी फिर गूगल पे देख लेना बाद में। बहरहाल जो भी है ना, लेकिन यार अभी के लिए देखा जाए ना, जो ट्रम्प की एंट्री हो रही है ना, जिस तरह वो एक गरज बरस के आ रहा है ना, तो लग रहा है कि वो एक दुनिया को अमन की तरफ लेके जाएगा, जो अभी तक लग रहा है। क्योंकि वो चाहता है कि मैं जो उसका लास्ट नाइट बयान था ना, उसमें जो उसने रैली निकाली हुई थी, एक जो इलेक्शन जीता था उससे रेलिवेंट, तो उसमें वो कह रहा था कि भाई मेरी कोशिश है कि वर्ल्ड वार 3 जो है ना वो ना ही हो, मतलब मैं उसको रुकवाना चाहता हूँ, या इस साइड के ऊपर लोग जो जा रहे हैं ना इस चीज़ को लेके, उससे रोकना चाहता हूँ। जिसमें एक उन्होंने हमास की एग्जांपल दी और आगे उन्होंने कहा कि रशिया यूक्रेन वाला मामला जो है ना वो थम जाए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि भाई जो हमारा खिता है ना उसमें उसकी क्या एक्टिविटी होगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है अमेरिका जब तक इस खिते को नहीं ना छेड़ता उस वक्त तक उनको सुकून नहीं आता। जिस तरह लास्ट बहुत सारे साल वो एक अफगानिस्तान के साथ टच रहा है, अब उन्होंने ये थोड़ा सा हमास वाला सीन किया। लेकिन अब इधर मुझे लगता है कि चाइना के साथ उसका एक फुली यही कोशिश है कि वो किसी तरह थोड़ा बहुत एक मामला बेहतर करे, लेकिन जंग उनकी जारी रहनी, जिस तरह मेजर साहब कह रहे थे कि वो एक चलती रहनी, वो एक नेचुरली है जिसको कोई बंदा नहीं बदल सकता। लेकिन इंडिया के साथ तल्लकात जो है ना वो ऑलरेडी भाई ट्रम्प के ठीक हैं, जो बाइडन के भी ठीक थे नो डाउट, लेकिन ट्रम्प थोड़ा सा काफ़ी एक डिफरेंट तरीके से पीएम मोदी जी के साथ भाई एक उनका एक जब अट्रैक्शन होती है ना वो। लेकिन उसके अलावा इधर तो भाई अगर हम अपने मुल्क की बात करें पाकिस्तान में तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो पिछली इंतज़ामिया गई है ना बाइडन, उसने पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया। पाकिस्तान की एक जो भी एक जो मतलब हुकूमत है या मतलब उसको उन्होंने काफ़ी हद तक एक सपोर्ट रखी, या जो भी यहाँ पे गैर कानूनी काम होते रहे इलेक्शन से रेलिवेंट या अदरवाइज, उसमें उन्होंने कोई एक उस हद तक एक ओपनली जो है ना इनको नहीं एक हिलाया कि आप ये गलत कर रहे हैं। लेकिन अब देखो एक ट्रम्प क्या करता है, लेकिन भाई एक ज़ाहिर बात है बड़ी हैवी लीड से जीत के आया तो इसका भी असर रसूख भी होगा। तो 4 साल है इसके पास, अब देखो क्या पॉजिटिव करता है ये नेगेटिव करता है, ये आगे ही पता चलेगा। बाकी यार एक बहुत कमाल की वीडियो थी, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।